नमस्कार साथियों, आज एक ओल्ड एज में होने वाली समस्या पार्किंसंस डिजीज के बारे में जानकारी दूंगा कि इसका क्या कारण होता है, कैसे लक्षण आते हैं, पहचानना कैसे है और इसमें क्या इलाज उपाय किया जाता है या पार्किंसंस के जो पेशेंट होते हैं उनको फ्यूचर में क्या तकलीफ होती है, क्या करना चाहिए, ये सारी बातें। पार्किंसंस डिजीज की बात करें तो इसमें ब्रेन के अंदर दिक्कत आती है। ब्रेन के अंदर ऐसा डिस्टर्बेंस होता है कि ब्रेन के अंदर एक सब्सटेंसिया नाइग्रा करके एरिया है जिसमें डोपामिन कंटेनिंग जो सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं, वो नष्ट होने लगते हैं। डोपामिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे शरीर में मोटर एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो इसी डोपामिन कंटेनिंग सेल्स का नंबर कम होने लगता है धीरे धीरे। तो ज्यादातर जो पेशेंट रहेंगे ओल्ड एज वाले रहेंगे, मोस्टली 65 से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों में होता है। हालांकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें 40 साल के आसपास भी हो सकता है, उसको अर्ली ऑनसेट पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। उनका भी नंबर 25-30% तक हो सकता है और ये काफी कॉमन बीमारी है। अगर इंडिया की बात करें तो अलग अलग शहरों में जो स्टडी है उसमें ये देखा गया है कि 1 लाख में लगभग 15 से लेके 50 लोगों के बीच में हो सकता है। अलग अलग रीजन के हिसाब से होता है। जैसे पारसी हैं उनमें थोड़ा ज्यादा रहता है, फार्मर्स हैं उनमें भी थोड़ा ज्यादा देखा गया है। तो इस तरह के एवरेज डाटा आपको बताएं कि 1 लाख में 40 व्यक्तियों को रहेगा, तो ये काफी बड़ा नंबर हो जाता है। अब पार्किंसन डिजीज क्यों होता है, मैंने ये तो बता दिया कि पार्किंसन डिजीज में ब्रेन के अंदर डोपामिन कंटेनिंग जो सेल होते हैं वो कम हो जाते हैं। पर एग्जैक्ट क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है, तो अब तक जो साइंटिफिक स्टडी हुई है उसमें एग्जैक्ट कारण नहीं बताया गया या नहीं मिला कि ऐसा क्यों हो जाता है इन व्यक्तियों में। ये देखा गया है कि कुछ लोगों में जेनेटिक फैक्टर रहते हैं, मतलब जीन के अंदर कुछ म्यूटेशन रहता है, और कुछ लोगों में वातावरण इन्वायरमेंट में या उनके रहन सहन में कुछ बदलाव के कारण ये हो सकते हैं। पर फुल प्रूफ नहीं बोल सकते कि ये सब करने से ही ये पार्किंसंस डिजीज हो जाता है। तो कुछ में जीन में म्यूटेशन मिलेगा और कुछ लोगों में ऐसा देखने मिला है कि अगर हेड इंजरी हो जाए, जैसे फार्मर है पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं या हर्बिसाइड खरपतवार रोकने के लिए यूज कर रहे हैं या हैवी मेटल पॉइजनिंग है, इस तरह के कुछ कारण हो सकते हैं। अब चूंकि एग्जैक्ट कारण हमें नहीं पता इसलिए इस बीमारी को हम रोक भी नहीं सकते। किसी व्यक्ति को क्या बोला जाए कि आप ये काम नहीं करोगे तो आपको पार्किंसंस नहीं होगा, तो इसलिए ये बीमारी का रोकथाम बहुत ही मुश्किल है, ऐसा कह सकते हैं इम्पॉसिबल है। किसी को अपन ये नहीं सजेस्ट कर सकते कि ये वाला काम करोगे तो पार्किंसंस डिजीज नहीं होती। अच्छी बात यह है कि अगर इसको शुरुआती अवस्था में देख लिया जाए तो क्योंकि ओल्डर एज ग्रुप में होती है तो इसके लक्षणों को, डिजीज के प्रोग्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। एक जो नॉर्मल लाइफ है उसको जीने की कोशिश कर सकते हैं पेशेंट, किया जा सकता है। पहले थोड़ा बीमारी का जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि डोपामिन का लेवल होता है, ये इसलिए होता है कि ब्रेन में जो सब्सटेंसिया नाइग्रा एरिया है उसमें कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन का डिपोजिशन भी हो जाता है। लेवीज बॉडी बोला जाता है, वो प्रोटीन क्लम्पिंग है, उससे ये डोपामिन का लेवल उस एरिया में कम होगा और जो मोटर एक्टिविटी होती है, जो कुछ करने की एक्टिविटी होती है शरीर में, वो इसमें डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर कुछ केसेस में दूसरे भी ब्रेन के रिसेप्टर्स हैं वो भी प्रभावित होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि ब्रेन एक सर्किट जैसा ही काम करता है। तो इसमें अगर लक्षण की बात करें कि पेशेंट को क्या लक्षण आएगा, तो इसके लक्षण के हिसाब से बीमारी को क्लासिफाई किया जाता है। स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक इसको क्लासिफाई किया जाता है। जितनी ज्यादा सीवियरिटी उतना ज्यादा स्टेज। तो लक्षण की बात करें तो इसमें जो मेन पार्किंसन डिजीज में लक्षण आता है कि पेशेंट को ट्रेमर्स आते हैं, मतलब उंगलियों में, हाथ में, पैर में कंपन होगा। मोस्टली एक साइड से स्टार्ट होके फिर जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी तो दूसरी साइड में होगा। और ये कंपन है ट्रेमर से, ये रेस्टिंग ट्रेमर है। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि कुछ काम करने जाते हैं तो उंगलियां कपने लगती है, वो अलग है। लेकिन इसमें पेशेंट अगर हाथ रखा ही रहेगा टेबल पे या कुछ चीज को होल्ड किया रहेगा तो भी उसकी उंगलियां ऐसी कांपती रहती हैं, तो इसको ट्रेमर्स बोलते हैं। तो ये रेस्टिंग ट्रेमर आता है। दूसरा इसमें एक लक्षण ये बोला जाता है कि मास्क लाइक फेस रहता है, फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे अपन हंसते हैं, बोलते हैं, रोते हैं तो चेहरे की मसल्स काम करती हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन आते हैं। इन मरीजों में वो एक्सप्रेशन नहीं रहता है। इसके अलावा जो मसल्स रहती है उसमें रिजिडिटी आ जाती है, उनकी मूवमेंट कम हो जाती है, मसल्स में पेन रहता है, फटीक रहता है। इसके अलावा इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट या मूवमेंट की समस्या आती है, मतलब जब कोई पेशेंट चलेगा तो छोटी छोटी स्टेप लेगा, उसको मुड़ने में समस्या आएगी या चलते समय हाथ का मूवमेंट कम हो जाता है तो उसके पोस्चर में बदलाव आते हैं। और एक ब्रेडिकाइनेजिया करके बोला जाता है कि जो भी एक्टिविटी है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। जैसा कुछ लिखेगा तो वो छोटा छोटा लिखेगा या काम करेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। इस तरह के मरीजों में ये लक्षण आते हैं। और कुछ पेशेंट रहते हैं उसमें ऐसे भी लक्षण देखे गए हैं कि नींद का ना आना, बहुत कमजोरी लगना, दर्द होना, इसके अलावा मेमोरी प्रॉब्लम होती है, कंसंट्रेशन में दिक्कत आती है, बीपी का लो हो जाना, जो स्मेल है वो लॉस हो जाता है, स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं। तो इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को में कुछ आते हैं, किसी में कुछ आते हैं। ये जो कंपन वाली समस्या है ये ज्यादा देखी जाती है, मास्क लाइक फेस, और जो लिखते हैं तो छोटा छोटा लिखते हैं, इस तरह की समस्या
रहती है अगर किसी व्यक्ति में है तो उसको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। न्यूरो फिजिशियन जो ब्रेन के डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखा के फिर पूरा एग्जामिनेशन कराना चाहिए कि क्या ये समस्या है, कहीं पार्किंसंस तो नहीं है। ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि पार्किंसन डिजीज में जब तक लक्षण आते हैं तब तक जो ब्रेन के डोपामिन कंटेनिंग सेल है उनका नंबर कम हो जाता है और उन्हीं सेल्स को हमें बचाना है किसी तरीके से, इसलिए लक्षण पे ध्यान रखना जरूरी है। डायग्नोसिस की बात करें कि इस बीमारी को कैसे पहचाना जाए, तो ये बीमारी को लक्षणों के हिसाब से और पेशेंट की हिस्ट्री के हिसाब से पहचाना जाता है। इसमें कोई जांच नहीं होती, ब्लड टेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ लक्षण आपका रहेगा, उसको फिर एग्जामिन किया जाएगा, ये डायग्नोसिस बनती है। इसमें कोई टेस्ट से डायग्नोसिस इसकी नहीं बनती। टिपिकल सिम्टम जो मैंने एक्सप्लेन किए उन्हीं के आधार पर डायग्नोसिस बनती है। इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो सीटी स्कैन एमआरआई ब्रेन के जरूर करवा लेने चाहिए, कहीं कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। और इसके अलावा जीन जो टेस्ट होता है, जैसा मैंने बोला कि जीन से रिलेटेड है कुछ मरीजों में, हालांकि मोस्टली वो नहीं कराया जाता। और इसमें जो डोपामिन कंटेनिंग ब्रेन के अंदर सेल है उसको जरूर देखा जा सकता है। उसके लिए क्या होता है कि डाई डाल के ब्रेन का स्कैन किया जा सकता है, स्पेक्ट स्कैनर बोलते हैं। तो उसमें डोपामिन कंटेनिंग सेल कितने हैं, कितने कम हो गए हैं वो जरूर देखा जा सकता है। पर मोस्टली इसका जो डायग्नोसिस है वो हमेशा एग्जामिनेशन के द्वारा ही बनेगा और उस हिसाब से स्टेज बताया जाता है, स्टेज कौन सी है, कौन सी स्टेज में कितनी सीवियरिटी का इस व्यक्ति में ये पार्किंसंस है। इनिशियली जैसे ट्रेमर्स आते हैं, उसके बाद फिर मसल्स में प्रॉब्लम आती है, काम करने में दिक्कत आती है, स्टेज 4-5 तक पेशेंट व्हील चेयर पे आ जाता है, अपना काम नहीं कर पाता, ऐसे स्टेज 5 में और उसको समस्या आने लगती है। अब आ जाते हैं का इलाज क्या होगा। जैसे किसी को पार्किंसन डिजीज है तो क्या होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज, मतलब कि धीरे धीरे करके ब्रेन के सेल्स के अंदर डिजनरेशन हुआ है, नष्ट हुआ है। तो जो क्रोनिक बीमारियां होती हैं उनको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते, बल्कि उनका ट्रीटमेंट प्लान ये रहता है कि जो पेशेंट का लक्षण है उसको कम से कम किया जाए और बीमारी के जो प्रोग्रेस है उसको डिले किया जाए, कम किया जाए। अब बीमारी ना बढ़े बल्कि बहुत धीरे धीरे बढ़े और जो लक्षण है उसको ठीक किया जाए। चूंकि डोपामिन का लेवल ब्रेन के अंदर कम हो रहा है सेल्स नष्ट होने से, तो डोपामिन की दवाई आती है उसको ऊपर से दिया जा सकता है। लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन वो दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो डोपामिन जो नष्ट होता है ब्रेन के अंदर बनता है तो नष्ट भी होता है, तो जल्दी ना नष्ट हो उसके लिए भी दवाइयां आती हैं। और कुछ दवा आती है एंटी कोलिनर्जिक हम लोग बोलते हैं, जो मसल्स में पेन, रिजिडिटी है, मूवमेंट कम हो गई है, जो ट्रेमर्स आ रहा है उसके लिए एंटी कोलिनर्जिक दवाइयां। तो ये 2-3 तरह की दवाइयां हैं, पर मेन उद्देश्य इन दवाइयों का यही है कि शरीर के अंदर जो डोपामिन का लेवल है वो किसी तरीके से बना रहे। तो एक तो खाने के लिए दिया जाता है डोपामिन, लीवोडोपा, और डोपामिन नष्ट होने पाए उसके लिए दवा, और ये एंटी कोलिनर्जिक दवाई। इसके अलावा और भी दर्द है, फटीक है, नींद की दिक्कत आ रही है या कुछ और सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से दवाइयां दी जा सकती हैं। तो दवाइयां, दूसरा की एक्सरसाइज और डाइट, खाने का, स्लीप मैनेजमेंट, ये 3-4 तरीके हैं। अब एक्सरसाइज की बात करें तो जो पेशेंट को समस्या आ रही है तो हैंड की एक्सरसाइज है या पूरी बॉडी की चलने की एक्सरसाइज है, ऐसे पार्किंसन के पेशेंट में कुछ एक्सरसाइज बताई जाती है जिससे वो डे टू डे जो एक्टिविटी होती है उसको कर पाएं। तो दवाइयां चलेंगी लक्षण को कंट्रोल करने के लिए और बीमारी का प्रोग्रेशन ना हो। एक्सरसाइज से जो आपको समस्या आई है उसको ठीक किया जाएगा। जो खाना रहेगा, खाना ऐसा रहता है इसमें कि एंटीऑक्सीडेंट हो, ऐसा खाना जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो, जैसे कि फल और सब्जियां होती हैं, तो उससे ये डिजीज का जो प्रोग्रेशन है वो स्लो हो जाता है, ऐसा स्टडी बोलती है। जो पार्किंसन डिजीज के मरीज में जो डोपामिन कंटेनिंग सेल नष्ट हुए इसीलिए हुए हैं कि उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण, इंजरी के कारण, ऐसा बोला जाता है कि एक वो भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे खाने जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो। एक सर्जरी भी है जिसको डीप ब्रेन स्टिमुलेटर बोलते हैं, जिस ब्रेन के अंदर इम्प्लांट डाल देते हैं, ये डोपामिन ज्यादा रिलीज हो इसके लिए। ये बहुत ही कम केसेस, बहुत ही रेयर केसेस में करी जाएगी। तो बेसिकली ये समझें कि जो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट है इनकी लाइफ को कैसे अच्छा किया जाए, सुधारा जाए, लक्षण कैसे कम होंगे, क्योंकि क्रोनिक न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज है, क्रोनिक है और दिमाग के अंदर सेल्स डिस्टर्ब हो गए हैं, खराब हो गए हैं, तो इसका मैनेजमेंट इस तरीके से ही किया जाता है। पार्किंसन डिजीज है उसके बारे में सारी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, आसान भाषा में बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है वीडियो से आपको इस बीमारी को समझने में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।